हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले लेसन में दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जाना था, आज मुगल शासन के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। तो याद रखिए कि इन्होंने अपना राज्य का विस्तार कहाँ से शुरू किया? दिल्ली और आगरा। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब आगे दिया गया है मुगल कौन थे। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। मुगल दो महान वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। यानी माता की तरफ से वे चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगिताओं उद्वेगों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आगे लिखा है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान के बारे में देखते हैं कि प्रथम बार मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। यानी 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ। याद रखिए किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज लिखी है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तो याद रखिए कि जो 16वीं शताब्दी में युद्ध हुए उसमें तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया गया। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं।
मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या है कि जो बड़ा पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी होता है। इस नियम को भी स्वीकार नहीं करते थे। मुगल जो थे वो इस नियम को स्वीकार नहीं करते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो मुगलों के जो अन्य शासकों के साथ संबंध थे उनके बारे में लिखा है कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से इनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब ये अधिक शक्तिशाली हो गए तो जो अन्य शासक थे वो इनसे डरने लगे और उन्होंने स्वेच्छा से इनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। यानी इन्होंने एक संतुलन बनाया कि ये पराजित होने पर अपमानित नहीं करते थे, तो इस संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखना ये भी एक कठिन बात थी। तो अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है, ये भी पढ़ लेते हैं। अकबर का शासन लिखा है 1605 ईस्वी और राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। तो राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ, यानी जो राजपूत थे तो इन्होंने विवाह संबंध स्थापित कर लिए थे, अपनी पुत्रियों के विवाह मुगलों से कर दिए थे। तो ये लोग उच्च पद को भी प्राप्त कर लिया था राजपूतों ने। तो वही लिखा है कि जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। आगे देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। यानी जो मुगलों की सेवा में नौकरशाह आते थे उन्हें मनसबदार कहा गया। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अब जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घोड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दबवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था।
मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे। परंतु मनसबदार मुक्ति से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, यानी जो मनसबदार थे उनके नौकर थे, राजस्व एकत्रित करने का कार्य उन्हीं का था, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। कब वृद्धि हुई? औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि अब मनसबदारों की जो संख्या थी वो बढ़ गई। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीर प्राप्त जागीर रहने पर यह कोशिश करते कि वे जितना राजस्व वसूल सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी। ये एक चित्र दिया गया है अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये चित्र बना। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर की प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण।
जहांगीर की दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। ये भी एक लिखी है कहानी, इसको भी पढ़ लेते हैं कि मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और जहांगीर कौन है? अकबर के पुत्र हैं जहांगीर। उसे नूरजहां का खिताब मिला, यानी मेहरुन्निसा को किसका खिताब मिला? नूरजहां का। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के बाद नाम से गढ़ा हुआ है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। ये यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, उसी के बारे में लिखा है। एक दस्तावेज है, ये चित्र नहीं है, दस्तावेज है ये। और ये दस्तावेज जो है वो किसका है? महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शायद जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये चित्र साथ में लिखा है नूरजहां का फरमान। आगे है सुलह कुल। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो ये जहांगीर का वर्णन लिखा हुआ है, इन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानी में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। यानी जो राजस्व का भार इतना था, कर इतना लिया जाता था कि जो किसान थे उनके पास बहुत कम धन बचता था, और इनमें से जो बहुत गरीब थे उनका पेट ही बहुत मुश्किल में भर पाता था। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, औजारों, अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महान जन ज़्यादा लाभ उठाते थे।
मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। यानी मुगलों का पतन हो गया और जो इनके सेवक थे वो सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो आज के लेसन में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, किस प्रकार उनका पतन हो गया। तो अब देखते हैं इनमें कुछ अभ्यास में दिया गया है जोड़े और रिक्त स्थान, तो इनको ही देख लेते हैं, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो पहले मिलान देख लेते हैं कि मनसब जो था वो पंथ था, मंगोल, उज्बेक, सिसोदिया राजपूत, ये मेवाड़, ये सही मिला हुआ है। राठौर राजपूत, मारवाड़, इससे मिलाया जाएगा, और नूरजहां जहांगीर। रिक्त स्थान में देख लेते हैं। दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थी। यहाँ बीजापुर और यहाँ गोलकुंडा। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुलह कुल के विचार को गढ़ने में मदद की। यहाँ सुलह कुल बात। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।